हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एग्ज़ाम 2020 में जीके स्पेशल से फिजिक्स के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे तरंग व रेडियो धर्मिता से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों, इन प्रश्नों को हम पिनेकल के एसएससी सामान्य अध्ययन के हिंदी मीडियम के बुक से यहाँ पर कवर कर रहे हैं और इस बुक में 6000 से प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन एसएससी की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, जेई, एमटीएस, जीडी, स्टेनो में। ठीक है। और इससे पहले दोस्तों हमने गुरुत्वाकर्षण, कार्य व ऊर्जा, बल, दबाव एवं ध्वनि, ऊष्मा, तरल यांत्रिकी, विद्युत धारा, प्रकाश और प्रकाशिकी से सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया है। और आज हम तरंग व रेडियो धर्मिता से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है, इन्हें यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तरंगें निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज़ से 3000 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति वाले समतुल्य लगभग 1 mm से 100 किलोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि रेडियो तरंगें हैं ये। एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं जिससे कि आपको ये और भी क्लियर हो सके। देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है। उदाहरण: सेलुलर नेटवर्क, रडार, रेडियो खगोलीय विज्ञान, उपग्रह संचार आदि। ठीक है। माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जिसमें तरंग दैर्ध्य लगभग 1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है, जो क्रमशः 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच आवृत्तियों के अनुरूप होता है। अल्ट्रावायलेट विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जिसमें तरंग दैर्ध्य 10 nm से 400 nm तक होता है, जो दृश्य प्रकाश से छोटा होता है लेकिन एक्सरे से लंबा होता है। इंफ्रारेड तरंगें विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तुलना में अधिक लंबी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के किस क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। तो इसका सही क्वेश्चन है 7 क्षेत्रों में। ठीक है, 7 क्षेत्रों में। देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को आप आमतौर पर घटती तरंग दैर्ध्य तथा बढ़ती ऊर्जा और आवृत्ति के क्रम में 7 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कुछ सामान्य नाम हैं इनके, जैसे कि रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी प्रकाश, एक्सरे और गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचना को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है? तो ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा और काफ़ी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग शरीर रचना विज्ञान और शरीर की शारीरिक प्रक्रियाओं के चित्र बनाने के लिए रेडियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। अब ऑप्शन में दिए गए थे, देखिए ऑप्शन में दिया गया था सीटी स्कैन के बारे में, फ्लोरोस्कोपी के बारे में और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के बारे में। तो इनके बारे में जान लेते हैं। पहले देखेंगे सीटी स्कैन। देखिए, फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एक इमेजिंग प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर के क्षेत्रों के विस्तृत चित्र या स्कैन बनाने के लिए विशेष एक्सरे उपकरण का उपयोग करती है।
ऑप्शन में था यहाँ पर ऑप्शन बी में फ्लोरोस्कोपी। क्या होता है ये? फ्लोरोस्कोपी एक इमेजिंग तकनीक है जो किसी वस्तु के इंटीरियर की रियल टाइम मूविंग इमेज प्राप्त करने के लिए एक्सरे का उपयोग करती है। नेक्स्ट था ऑप्शन सी में था पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पीईटी। देखिए यह स्कैन की एक इमेजिंग टेस्ट है जो आपके ऊतकों और अंगों के चयापचय या जैव रासायनिक कार्यों को प्रकट करने में मदद कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी दो क्रमागत शिखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी है? तो ये है आपकी तरंग दैर्घ्य, ठीक है, ऑप्शन डी तरंग दैर्घ्य। देखिए तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य एक शिखर से दूसरे शिखर तक या एक गर्त से दूसरी लहर की दूरी है, ठीक है। तरंग ऊंचाई के बारे में जान लेते हैं। तरंग ऊंचाई यानी कि वेव हाइट को तरंग वर्णक्रम में उच्चतम 1/3 तरंगों की औसत ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया था तरंग आवृत्ति, वेव फ्रीक्वेंसी। तो एक निश्चित समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या होती है ये। तरंग अवधि क्या है? वेव पीरियड वह समय जो एक निर्दिष्ट बिंदु को पार करने के लिए दो लगातार शिखर यानी कि एक तरंग दैर्घ्य के लिए लेता है, ठीक है, ये होता है आपका तरंग आवृत्ति। एक साधारण लोलक में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक का क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं बॉब, ठीक है, क्या कहते हैं? बॉब, याद रखिएगा। देखिए ध्यान से देखिए इसको। एक साधारण लोलक में धातु की एक छोटी गेंद या कठोर स्टैंड से एक धागे से लटका हुआ पत्थर का टुकड़ा होता है। धातु की गेंद को लोलक का गोलक कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र याद रखिएगा, T बराबर 2π में L/G। किसी वस्तु की आगे और पीछे या आगे पीछे की गति को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं कंपन। क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं इसको। देखिए किसी वस्तु की आगे और पीछे या आगे पीछे की गति को कंपन कहते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में है आपका आक्षेप। आक्षेप क्या होता है? शरीर की अचानक हिंसक गति जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन बी में है आवेग। आवेग एक बल है जो शरीर की गति को शुरू करता है, ठीक है। चलिए आवृत्ति के लिए एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन है आवृत्ति के लिए एसआई इकाई क्या है? सही आंसर है हर्ट्ज। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए में है ओम। ओम का प्रतीक होता है ये रहा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई व्युत्पन्न इकाई है ये। ऑप्शन सी में है वोल्ट, प्रतीक है इसका वी। विद्युत क्षमता या इलेक्ट्रोमोटिव बल की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ऑप्शन डी में है जूल। जूल ऊर्जा की एक व्युत्पन्न इकाई है। एक तरंग के लिए तरंग दैर्घ्य का आवर्त काल से विभाजन किसके तुल्य होता है? तो ये होता है तरंग वेग के, ठीक है। देखिए तरंग दैर्घ्य को आवर्तकाल से भाग देने पर तरंग वेग के बराबर होता है। तरंग वेग का अर्थ है प्रति इकाई समय में आवधिक या चक्रीय गति द्वारा तय की गई दूरी। एक तरंग का वेग उसकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप वीडियो को रोककर भी इसका आंसर लगा सकते हैं। मैं आपको सही आंसर बताता हूं फिलहाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ये सही है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। सही कथन है यह कि किसी विशेष क्षण में समान प्रावस्था वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। और देखिए अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसके दोलन तरंग की प्रसार दिशा के लंबवत होती है। अनुदैर्घ्य तरंग का एक तरंग है जिसमें माध्यम का कंपन तरंग प्रसार की दिशा के समानांतर होता है। एक तरंग की आवृत्ति प्रति सेकंड कंपन माध्यम में प्रति घटक के कण के दोलन की संख्या होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है? तो ये है आपकी तरंग गति, ठीक है। ऑप्शन डी तरंग गति। देखिए तरंग गति क्या है?
यह वह दर है जिस पर तरंग पानी के माध्यम से चलती है, इसे समुद्री मील में मापा जाता है। ऑप्शन में देखिए तरंग ऊंचाई भी थी, तो इसको देख लेते हैं। एक लहर की गर्त और निम्नलिखित शिखा के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी है ये। देखिए ऑप्शन बी में था तरंग शिखा और गर्त, तो एक लहर पर एक शिखा बिंदु का एक चक्र के भीतर ऊपर विस्थापन का अधिकतम मूल्य है। एक शिखा एक सतह तरंग पर एक बिंदु है जहां माध्यम का विस्थापन अधिकतम होता है। ठीक है, एक गर्त एक शिखा के विपरीत है, तो एक चक्र में न्यूनतम या सबसे कम बिंदु होते हैं। तरंग आवृत्ति थी, ऑप्शन सी में थी, इसको भी देख लेते हैं। इकाई समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, इसके अलावा चक्र या कंपन की संख्या आवधिक गति में एक शरीर द्वारा समय की एक इकाई के दौरान आता है। अगला क्वेश्चन है प्रबलता की इकाई क्या है। क्वेश्चन है प्रबलता की इकाई क्या है। सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, यानी कि बेलू, फोन, डेसिबल। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए एक कान में महसूस की जाने वाली ध्वनि की अनुभूति को एक अन्य शब्द से मापा जाता है जिसे प्रबलता कहा जाता है, जो ध्वनि की तीव्रता और कान की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। प्रबलता की इकाई एक बेल है। प्रबलता की एक व्यवहारिक इकाई डेसिबल है, जो बेल का 1/10वां भाग है। जो प्रबलता की एक और इकाई फोन भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें और सूक्ष्म तरंगें तथा परावैंगनी और अवरक्त तरंगें शामिल होती हैं? तो ये सभी होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग में। किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंग में। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगें, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, परावैंगनी और अवरक्त तरंगें शामिल होती हैं। किसको ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो अवरक्त तरंगों को, ऑप्शन सी, अवरक्त तरंगों को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। देखिए जब सामग्री अवरक्त विकिरण के संपर्क में आती है तो सामग्री के पानी के अणु इस विकिरण को अवशोषित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उस सामग्री में पानी के अणुओं की तापीय गति में वृद्धि होती है। यही कारण है कि अवरक्त विकिरणों को ऊष्मीय तरंगों के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है? सही आंसर है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। देखिए एक ध्वनि तरंग की को 5 विशेषताओं द्वारा वर्णित किया जा सकता है। पहली है तरंग दैर्घ्य, आयाम, समयावधि, आवृत्ति या वेग अथवा गति। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग कौन सी तरंगें होती हैं? तो देखिए राडार में होती हैं माइक्रो तरंगें। ठीक है, ऑप्शन सी, माइक्रो तरंगें। राडार सिस्टम में आमतौर पर माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनमें लंबी तरंगदैर्घ्य और कम आवृत्ति होती है, इसीलिए उन्हें बिना अधिक विचलन के एक सीधी रेखा के साथ केंद्रित किया जा सकता है। रेडियोधर्मिता। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? टोकामक नामक उपकरण ये संबंधित है परमाणु से। ठीक है, परमाणु से। देखिए टोकामक नाम का यह उपकरण परमाणु ईंधन से जुड़ा होता है। टोकामक प्लाज्मा के चुंबकीय कारावास के लिए परमाणु संलयन अनुसंधानों में उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। ठीक है, और भी है। देखिए टोकामक में फ्यूजन रिएक्शन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप के साथ संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149। परमाणु अभिक्रिया में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च आवृत्ति की विकिरण का नाम बताइए जिसका उत्सर्जन रेडियोधर्मी केंद्रक के द्वारा भी किया जाता है, जो चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपकी गामा किरणें। ठीक है, ऑप्शन डी, गामा किरणें। देखिए गामा किरणें परमाणु प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न होने वाली उच्च आवृत्ति वाली विकिरण हैं और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित होती हैं, जिनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में दवा के लिए किया जाता है। गामा किरणों में बहुत अधिक भेदन शक्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण को दर्शाता है? तो देखिए 2He4 ये दर्शाता है अल्फा कणों को। अल्फा कणों में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं जो एक हीलियम नाभिक की तरह एक कण में बंधे होते हैं। वे आमतौर पर अल्फा 6 की प्रक्रिया में उत्पन्न होती हैं, अतः विकल्प डी सही होगा।
हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय संलयन एक प्रतिक्रिया है जिसमें दो अलग अलग नाभिक एक साथ मिलकर एक बड़ा और भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बम की ये बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 151 का सही आंसर था ऑप्शन ए, परमाणु संलयन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संलयन अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर आधारित होती है? तो ये होती है E बराबर mc² पर। ठीक है, परमाणु संलयन की अभिक्रिया। देखिए, नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें दो अलग अलग नाभिक एक साथ मिलकर एक बड़े और भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यह सिद्धांत का मुख्य सूत्र E बराबर mc², जिसमें E है ऊर्जा, m है द्रव्यमान और c है प्रकाश की गति। किसको एक्स किरणों की खोज के लिए 1901 में भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सही आंसर है विल्हेम रोंटगन को। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए, विल्हेम रोंटगन ने एक्सरे की खोज की और 1901 में भौतिक में पहला नोबेल पुरस्कार इनको मिला। विलियम थॉमस ने निरपेक्ष तापमान की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का आविष्कार किया था। अब ये नाम कहाँ से आ गया? तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था, देखिए। ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।